वेलकम सर। धन्यवाद रणधीर जोशी जी। और मुझे बहुत खुशी मिली है कि आपने मुझे जो है इसके लिए चुना है। देश में जो है एक चुनाव चल रहा है जिसे महापर्व का दर्जा दिया जा रहा है। प्रजातंत्र में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो चुनाव है, जो प्रत्येक 5 साल के बाद जो है ये होता है। और फिर जो है इस चुनाव में हर व्यक्ति को भाग लेना चाहिए, चाहे जो भी महिलाएं हो, लड़कियां हो, सभी को जो 18 वर्ष से ऊपर है, जिन्हें पहचान पत्र जिनका बन गया हो, आधार कार्ड बन गया हो, उन्हें चुनाव में भाग लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो चुनाव का माहौल है उसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए कौन से लीडर जो हैं उपयुक्त हैं, जो आपकी छोटी बड़ी समस्याओं को का हल करते हैं, और हल करके जो है वो आपकी छोटी मोटी बातों को उठाकर या बड़े मुद्दे हो उनको उठाकर लोकसभा तक लेके जाते हैं, विधानसभा तक लेके लेके जाते हैं। और फिर आपके उत्थान के लिए, आपके विकास के लिए वो सरकार से मांग करते हैं, और फिर धरातल पर जो है वह कार्य पूरा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और मन में एक खुशी होती है कि हमारा जो नेतृत्व करने वाला है, मैंने जो एक वोट उन्हें दिया है वह सही जगह पर लगा है। लेकिन जब हमारा नेतृत्व करने वाला हमसे धोखे से आके वोट लेकर वह जाता है, सत्ता में जाती है, फिर हमारे किसी भी मुद्दे को वो नहीं उठाता है, तो दिल में एक कसक सी होती है, एक दर्द होता है। और फिर ऐसा लगता है कि हमने ऐसे लोगों को क्यों चुना, ऐसे नेता को क्यों चुना जो हमारी छोटी मोटी बातों को भी नहीं उठा पाता है, हमारी समस्याओं को नहीं देख पाता है। और ऐसे हालत में खुद को असहाय महसूस करते हैं। अपनी बातों को हम रखे तो रखे कहाँ। आज समाज की जो परिस्थिति है वह कहीं से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि समाज में जो है एक भय का माहौल बनाया गया है। एक दूसरे के बीच में ऐसे संबंध जो बहुत ही पहले अच्छा हुआ करता था, लेकिन आज धर्म के नाम पर ईर्ष्या द्वेष इतना फैल गया है, जो आपस में मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी हम लोगों के बीच में नहीं रहा है। सर मेरा इसी से रिलेटेड सवाल है, कांग्रेस और नरेंद्र मोदी की नीतियों में क्या फर्क है? देखिए रणधीर जी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और मोदी के बीच में जो एक बड़ा सा खाई है, एक बहुत बड़ा सा फर्क है। कांग्रेस जो भी कहा है वो किया है, और बीजेपी जो भी कहा है वह एकदम नहीं किया है। जैसे मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। जब मोदी जी पहली बार 2014 में सत्ता में आए थे तो उन्होंने उनका पहला स्टेटमेंट था, मैं उसका बहुत पहले बहुत ही कायल था। चुनावी माहौल में जो उन्होंने घोषणाएं की थी, मुझे लग रहा था कि देश को एक सही प्रधानमंत्री मिला है। मुझे बहुत खुशी मिलती थी, यार क्या प्रधानमंत्री है। तो उन्होंने जब जनता चढ़ बढ़कर उसे वोट दिया, और जब उन्हें सत्ता मिली, जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठे थे, तो उन्होंने पहली बार कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि अच्छे दिन आए कब। मैं तो अब तक इंतजार कर रहा हूँ, 2024 है, अब तक इंतजार कर रहा हूँ कि अच्छे दिन आएंगे कब। आज तक मुझे अच्छे दिन की झलक दिखाई भी नहीं पड़ा, और कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी मैं प्रशंसा कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। चुनावी दौरे में उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो पेट्रोल का मूल्य कम होगा। कांग्रेस के रीजन में 50 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल मिलता था, और आज पेट्रोल का जो कीमत है, आज जो पेट्रोल का 50 या 55 ऐसे ही था, मैं एग्जैक्ट नहीं हूं, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। अगर कुछ इधर उधर होगा तो आप करेक्ट, हाँ शायद 65 अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो 65 था, और एक बीजेपी के नेता थे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने कहा था कि क्या कारण है कि जो पेट्रोल प्यूरिफाइड होकर 30 रुपये प्रति लीटर से हमारे यहाँ आता है, उसे क्यों 65 रुपये में बेचा जाता है, 65 रुपये प्रति लीटर के रूप में क्यों बेचा जाता है। अगर बीजेपी की सरकार आई तो वो 30 रुपये लीटर जो है तेल दिया जाएगा। क्या कारण है कि यही पेट्रोल जो है नेपाल को 30 रुपये में उपलब्ध कराया जाता है, 35 रुपये में उपलब्ध कराया जाता है, बांग्लादेश को कराया जाता है, और हमारे यहाँ जो है 65 रुपये लीटर मिलता है। हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर 30 से 35 रुपये लीटर जो है पेट्रोल मिलेगा। जबकि आप देख रहे हैं वही पेट्रोल आज जो है 108 रुपये को छू रहा है। क्या सच में बीजेपी संविधान को खत्म करेगी? क्योंकि विपक्ष इस बात को बराबर उठा रही है। निश्चित तौर पर मुझे तो पूरा विश्वास है, मैं फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ कहूंगा कि अगर बीजेपी की सरकार इस बार आई तो संविधान को ये खत्म ही कर देगी। एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं, बीजेपी जो संविधान के साथ कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं, हम लोग सभी जानते हैं, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जो होता है, जिससे हम लोग चुनते हैं, उसे अगर किसी संवैधानिक पद पर बैठाया जाता है, जो बड़े संवैधानिक पद जैसे प्रधानमंत्री हुए, जैसे राष्ट्रपति हुए, जैसे मुख्यमंत्री हुए, ऐसे पद पर अगर कोई बैठता है तो हम उसे पद पर हटा कर ही उसे जो है हम उस पर अगर कोई कार्रवाई हो, अगर कोई परेशानी हो, उस पर कोई अगर एफआईआर दर्ज हो, अगर सरकार उसके खिलाफ कोई करना चाह रहा हो, तो संवैधानिक पद पर से जब तक वो हटेंगे नहीं तब तक उसे गिरफ्तार
नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं केजरीवाल के साथ, इतने बड़े अच्छे लीडर हैं, ऐसा लगा जब केजरीवाल आए तो लगा कि भारत में निश्चित तौर पर अब जो है ना सत्य के राह पर चलने वाले लोगों का जन्म हो चुका है, देश को एक तरक्की मार्ग पर ले जाएगा। लेकिन केजरीवाल के साथ आप देख रहे हैं कितना बड़ा भेदभाव हो रहा है और उसे जेल के अंदर डाल दिया गया। ये एक संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ है। आजाद भारत से लेकर अभी तक एक भी ऐसा नेता का नाम बताइए, एक भी नेता के बारे में मैं नहीं कहूंगा, एक भी ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में बताया जिन्हें जो अरेस्ट किया गया है, एक भी नहीं है। और ये एक नमूना है, एक छोटा सा उदाहरण है जो मैं दिया हूं। और आप देख रहे हैं झारखंड में भी शिबू सोरेन के बेटे जो है हेमंत सोरेन, उसे भी प्रेशर डालकर, उसे भी परेशान करके जो है उससे भी जो जेल के अंदर जो है, अभी तक कोई जो गुनाह साबित नहीं हुआ है, ना ईडी ना सीबीआई कुछ भी साबित नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसे केजरीवाल हेमंत सोरेन के तर्ज पर ही केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और अभी जो है वो दोनों जेल में जो है बंद है। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये प्रजातंत्र में ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे आम जनता जो है वो परेशान हो। ऐसा अगर कार्य हो तो जो इंसान सोचने वाला होता है, जिनको विश्वास है कि हमारा देश जो है, हमारा देश हम जानते हैं, हम लोग विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र का दर्जा हमारे लोकतंत्र को दिया गया है। अगर इस लोकतंत्र में इतनी बड़ी समस्याएं अगर आएगी तो फिर कहीं से मैं नहीं कहूंगा कि संविधान जो है वो सुरक्षित है। संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ऐसे कई और भी उदाहरण हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश किया हूं। 70 साल वर्सेस मोदी का 10 साल, इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे तो लगता है कि 70 साल अगर कांग्रेस हमारे देश पर राज किया है तो उसका हकदार है वो। जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी से जकड़ा हुआ था तो उस समय हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उसे हमारे देश की आज़ादी की पड़ी थी। कब हम अंग्रेजों के गुलामी से हमारे देश को जो है आज़ादी मिले। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने ढेर सारे अपने संपत्ति, धन दौलत जो है वो आज़ादी में हमारे स्वतंत्रता सेनानी पर खर्च किए, ताकि हमारे देश से अंग्रेज जो है वह भागे, यहाँ से जाए, अपने जगह पर पहुंचे। और यही कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और उन्हीं का वंशज कांग्रेस पार्टी सबसे पहली पार्टी थी जो अभी तक जो है वो चली आ रही है। और 70 साल में उन्होंने जो किया है वो कहने की बात नहीं है, मैं तो बताना भी नहीं चाहता हूँ। कहीं 70 साल में अगर सारी बातों को मैं अगर बता दूं तो फिर ये बीजेपी वाले कहीं उसको भी ना बेचते, क्योंकि ये आइडिया खोजते हैं। सर, बीजेपी का 2014 का जो मैनिफेस्टो था, जो चीजें वो बोल के सत्ता में आई थी, उसमें से कितना पूरा होते हुए दिख रहा है? मुझे तो लगता है 2014 में जो उन्होंने जो भी मैनिफेस्टो लेकर आया था, उनमें एक भी वादे पर जो है वो अडिग नहीं है और ना ही उन्हें पूरा किया है। जैसे 2014 में उनका ये था कि 2014 में उन्होंने कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप देख रहे हैं कि महंगाई से कैसे हमारे देश के लोग जो है जूझ रहे हैं, कैसे हमारे देश के लोग जो है महंगाई की मार को सह नहीं पा रहे हैं। पेट्रोल के बारे में तो मैं बता ही दिया, डीजल की स्थिति भी वही है। आज देख लीजिए, कोई भी चीज जो जिस समय 2014 में जो महंगाई का रेट था, एक स्प्लेंडर गाड़ी जो किसान लोग धान चावल गेहूं बेचकर जो है, उन्हें भी सपना होता था कि मैं भी गाड़ी पर चढ़ूं, उसकी कीमत 2014 में 55,000 था। और आज उसी स्प्लेंडर गाड़ी का 1 लाख के करीब है, समथिंग 98,000 के करीब उसका कीमत है। आप 55,000 और 98,000 के गैप को देखिए और 10 वर्ष में महंगाई देखिए। आप एक सरसों तेल के बारे में मैं बात करूंगा, 55 से 60 रुपए में मिलता था 1 लीटर, आज 150 रुपए लीटर मिलता है सरसों का तेल, जो आम लोगों की आवश्यकता है, सारे गरीबों की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि महंगाई कहाँ गया। जब हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो है दलहन की खेती बहुत कम होता है। हम लोग दाल लगभग 6 माह तक हम लोगों को, आम सभी लोगों को खरीद खाना पड़ता है। 55 से 60 रुपये, 45 रुपये मुझे याद है कि बादाम का दाल मार्केट में मिलता था, आज वही 150 के करीब है। तो आम जनों पर महंगाई इतना ज्यादा बढ़ा है, आम लोगों पर इतना उसका प्रभाव पड़ा है जिसके बारे में मैं विवरण नहीं दे सकता। और उनका ये पहला मैनिफेस्टो था, महंगाई को खत्म करना है। उसके बाद उन्होंने कहा था जो है गैस सिलेंडर, जो 400 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता था, आज वही 1100-1200 के करीब है। अब महंगाई 2014 से लेकर 2024 के बीच में महंगाई देख रहे हैं। एक स्मृति ईरानी हुआ करते हैं, बीजेपी की लीडर है, इंटर पास है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी पार्टी में पढ़े लिखे लोगों की संख्या इतनी कम है, इतना अकाल पड़ा हुआ है कि इंटर पास महिला को
इन्होंने शिक्षा मंत्री बना दिया। बाद में ढेर सारे जो है विरोध हुआ तो उसे हटा दिया गया। वो अपने माथे पर सिलेंडर लेकर घूमती थी कि देखो गैस सिलेंडर का दाम कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया। प्याज का मूल्य बढ़ा तो प्याज का माला लगा के घूम रहा था कि प्याज का मूल्य कितना बढ़ गया। क्या आज वो अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है? वो देखती नहीं है कि सिलेंडर का दाम कितना बढ़ा हुआ है, आज महंगाई कितना ज्यादा है? क्या उसे समझ में नहीं आती है? अगर इस प्रकार के लीडर किसी भी पार्टी का हो, मैं प्रॉपर किसी पार्टी के लोगों को समर्थन नहीं करता हूं, मैं उसके कार्य पद्धति के आधार पर ही मैं उसे लाइक करता हूं। मुझे नफरत बीजेपी से नहीं है, लेकिन बीजेपी के कार्य पद्धति से नफरत जरूर है। मैं उसे कार्य पद्धति से नाराज हूं। 70 साल के बारे में बार बार कहते हैं, 10 साल मौका दिया, किया क्या उन्होंने? खुद तो हिंदू धर्म के ठेकेदार बन बैठे हुए हैं, कहते हम बहुत बड़े हिंदू हैं। उनकी माता की मृत्यु हुई। सर ये मंगलसूत्र का क्या कनेक्शन? बीजेपी कह रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये जो संपत्ति है लोगों की वो बांट देंगे मुस्लिमों में, इनका क्या है सर? देखिए, मंगलसूत्र के बारे में तो वो ना ही बोले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मोदी जी की शादी हुई थी ना, तो जब शादी होता है तो पति के द्वारा पत्नी को मंगलसूत्र पहनाया जाता है, आप जानते हैं। और उनकी पत्नी यशोदाबेन को जो उन्होंने मंगलसूत्र पहनाया था और अग्नि के 7 फेरे लेकर जो उन्होंने 7 वचन का वादा किया था, उसमें से एक वचन निभाया, पत्नी को उन्होंने छोड़ा। उसकी पत्नी आज भी आंसू बहा बहा कर, रो रो कर जो है अपनी सारे दिल के अंदर की भावनाओं को समेट कर रखी हुई है। उन्होंने तो जिनको मंगलसूत्र पहनाया उनका तो वो देखभाल नहीं कर पाया, उनकी रक्षा वो नहीं कर पाया। फिर दूसरे के बारे में वो क्यों कहता है, कांग्रेस के बारे में क्यों कहता है? सारी संपत्ति जवाहरलाल नेहरू बेचकर इस देश को आजाद कराने में लगाए। इंदिरा जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, अभी राहुल गांधी देख ही रहे हैं कि आप वो जो भी बात करते हैं तर्कसंगत बात करते हैं। कोई ऐसा बात नहीं करते मोदी जी की तरह, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लिए, बाबा बन गए। देश बाबाओं से नहीं चलेगा। बताइए देश, बताइए किसको परिवार नहीं है, किसको बेटा बेटी नहीं है? ये ऐसा व्यक्ति इस पद पर बैठा हुआ है जिन्होंने अपने बीबी को छोड़ा। इन्होंने ये क्या कहता है? मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि भाइयों और बहनों, मित्रों, मैंने इस देश की सेवा के लिए अपने परिवार को छोड़ा। बताइए, क्या देश के ऐसे सेवक हो जो देश का सेवा करने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ा? क्या देश सेवा करने के लिए, देश को आजाद करने के लिए, क्या महात्मा गांधी को अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा? कस्तूरबा गांधी को लेकर वो घूमते थे चारों तरफ, देश के कोने कोने में जाकर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया, कहीं अपने पत्नी को नहीं छोड़ा। क्या उन्होंने देश सेवा नहीं किया? हाड़ मांस का बना हुआ इंसान जिसे पूज्य बापू का दर्जा दिया गया, और ये हट्टे कट्टे अच्छे खासे लोग जिसे गांधी जी को तो पूज्य बापू कहा गया, इसे तो मैं कहता हूं कि पूज्य काका भी कह देना तो बहुत हो गया, उसका भी दर्जा ये हासिल कर ले। उसी गुजरात के हैं वो, उसी गुजरात से ये भी निकल कर आए हैं। सभी जानते हैं ये कितने बड़े हत्यारे रहे हैं। गोधरा कांड इनके नेतृत्व में हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उन्होंने कहा था, मोदी जी को कहा था कि एक नेता को और एक शीर्ष नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को जो है राजधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत था, लेकिन इनके अंदर कोई इंसानियत नहीं। इसको केवल हिंदू मुस्लिम समझ में आता है। हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाओ और सत्ता पर बैठे रहो। एक सवाल सर, पुलवामा में जो आरडीएक्स आए थे वो अब तक नहीं पता चला, लेकिन 400 सीट आएंगे ये मोदी जी को कैसे पता चल गया? हाँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रणधीर जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जब पुलवामा में अटैक हुआ था तो जो है 360 या 65 टन जो है कुछ मतलब आरडीएक्स आया हुआ था, जिसके बारे में जो है आज तक पता नहीं चला कि ये कहाँ से आया, पाकिस्तान से आया कि कहाँ से आया, कि अपने देश के अंदर ही कोई ऐसे आतंकवादी हो जो इतनी बड़ी घटना करवाया हो। उसके लिए ना तो अभी तक कोई आयोग बिठाया गया और ना ही कोई कार्रवाई की गई। लेकिन इसको 400 सीट मिलेगा, इसको डायरेक्ट भगवान राम से कनेक्शन है। उन्होंने वहाँ से SMS भेजा और कहा मोदी जी आपको 400 से ऊपर सीट मिल जाएगा, इसकी जानकारी इनको मिल गया। लेकिन जब भगवान राम के इतने बड़े भक्त हैं और भगवान राम इनके इतने बड़े देवता हैं, तो भगवान राम तो ये भी कह दिए होंगे कि इतने बड़े जो पुलवामा में जो हमला हुआ तो आखिर वो आरडीएक्स लाया कौन? क्यों नहीं भगवान राम से ये पूछते हैं? इनको धर्मों पर बहुत आस्था है। धर्म पर आस्था नहीं है, दरअसल उसका मंशा है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है। आज देश खतरा में है। 100 अरब हिंदू है और 25 करोड़ के लगभग मुस्लिम है। 25 करोड़ मुस्लिम से इतना ये डर गए हैं कि कहते हैं देश हमारा खतरा में है। क्यों भाई? 1 अरब जो है हमारे देश की जनसंख्या है। 1 अरब की जनसंख्या जिस देश का हो वह देश खतरे में रहेगा? कभी रहेगा? दरअसल ये सिर्फ दूसरे को मूर्ख बनाना चाहते हैं।
ये धर्म के नाम पर जो है देश में फूट डालना चाहते हैं, देश का विभाजन करना चाहते हैं। कई इसका मंशा नहीं है कि हमारा देश तरक्की करे, कोई इस प्रकार की सोच नहीं है। केवल बस एक ही बात है, बस धर्म के नाम पर राजनीति करवाना है, आपस में भेदभाव कराना है, लड़ाना है और सत्ते में आराम से बैठना है। बस सिर्फ इसका एक ही मकसद है। और मैं तो कुछ भी नहीं मानता हूँ कि इसके अलावा भी तरक्की के बारे में कुछ है उसके पास। रेलवे नहीं बनाया उन्होंने, रेलवे को बेच दिया। मुझे तो ताज्जुब लगता है कि जिस रेलवे पर बैठकर उन्होंने चाय बेचा करता था उसी रेलवे को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया। सरकारी संस्थाएं जितना भी कांग्रेस चला रहा था, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाया। लेकिन आप देखिए आज पढ़ाई की, शिक्षा की जो स्थिति है, कितना बुरा हाल है। क्योंकि अगर शिक्षा मंत्री सही नहीं होंगे देश में, अगर आप शिक्षा मंत्री सही नहीं चुनते हैं, एक सही अर्थशास्त्री को आप नहीं चुनते हैं, तो आपके देश की अर्थव्यवस्था कभी अच्छा नहीं होगा। देश में शिक्षा मंत्री सही नहीं होगा तो कभी भी शिक्षा जो है सही नहीं मिलेगा। मुझे तो अभी भी लगता है, मैं एक शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट देख रहा था, शिक्षा मंत्री को कुछ पढ़ने के लिए दिया गया था जो लाख में था, कुछ संख्या बोलना था, उसे वो 4 स्टेप में नहीं बोल पाया, 4 स्टेप में वो दहा नहीं सका। ऐसे ऐसे व्यक्ति देश के शिक्षा मंत्री बनते हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जात पात से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठकर जो है, जो हमारे लिए उपयुक्त है, जो सही है, जो जनता के बारे में सोच रहा है, हमें उसे चुनना चाहिए, ना कि किसी अन्य मामले को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। सर, बिहार 40 में से 39 सीट पिछली बार मोदी को दिया था। इसमें इतना 40 में 39 सीट देने के बावजूद बिहार को क्या मिला सर? मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो लगता नहीं है कि 40 में से 39 सीट अगर बिहार बीजेपी को दिया है या बीजेपी के गठबंधन को दिया है तो उससे इस राज्य को कुछ मिला है या इस देश को कुछ नहीं मिला। हाँ, मिला है तो केवल नरेंद्र मोदी को मिला है, क्योंकि वो सत्ता में आ गए। हम लोग सभी जानते हैं कि 543 लोकसभा सीट है और जितना ज़्यादा सीट उनको मिलेगा सरकार बनाने के लिए, जो सीटें चाहिए उतना उसे मिलेगा तो सरकार वो बनाएगी। तो व्यक्तिगत रूप से फायदा उनको मिला। वो बार बार ये कहते हैं कि मुझे भाइयों और बहनों, मित्रों, मेरा क्या है, मैंने झोला लेकर आया था और फिर झोला लेकर जाऊंगा। मैं तो कहता हूं आप खाली झोला लेकर आए थे और झोला भर के आप जाएंगे, लेकिन आप भी जान लीजिए मैं भी आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं आपका झोला चेक करके रहूंगा कि उसमें आप क्या लेकर जा रहे हो। सर, नीतीश कुमार के 17 साल के कार्यकाल को कैसे देखते बिहार में? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का जो 17 साल का कार्यकाल रहा है, इसे तो हम पूरी तरीके से सराहनीय नहीं बोल पाएंगे। सराहनीय कार्य तो उन्होंने मुझे लगता है, मैं अपने दृष्टिकोण से बोल रहा हूं, जहाँ कुछ मायने में अच्छा कार्य किया है और कुछ मायने में नहीं किया है। जैसे मुझे लगता है कि नीतीश कुमार 2005 में जब आए हुए थे तो मैं भी उनके मैनिफेस्टो को बहुत ही गहरे तरीके से ले रहा था और मैं उसके बारे में सोच रहा था। उन्होंने कहा था कि जब मेरी सरकार आएगी तो उनका पलायन रुकेगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आज भी मैं सरायगढ़ जंक्शन पर बैठा हुआ हूँ और किसी को अगर देखना हो आकर तो बड़ी लाइने की ट्रेन जो दूर तक पंजाब दिल्ली जाता है, आकर उस ट्रेन के टाइम में देखे कि कितना मजदूर यहाँ से पंजाब जाता है, दिल्ली जाता है, बम्बई जाता है मजदूरी करने के लिए। कहाँ मजदूरों का पलायन रुका। उसके बाद उन्होंने कहा था कि शासन व्यवस्था ठीक करेंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ रणधीर जी, आप एक बार हमारे ब्लॉक चले जाएं, एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो बिना पैसे देकर होगा। लालू यादव किस रीजन में जनता का राज था तो उसे कहा जंगल राज है, उस जनता के राज को जंगल राज का दर्जा दिया। और आप चल जाए, एक कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपको बनाना हो, अवश्य बनाना हो तो बिना पैसे के आपके नहीं बनेंगे। जमीन का रसीद कटाने जाइए, 5 रुपये का रसीद है, आपसे 1000 रुपया लिया जा रहा है। वो 500 रुपया कहाँ जा रहा है? कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ा है इसके रीजन में। शिक्षा का हाल मैं वही देख रहा हूँ। इन्होंने शिक्षा मित्र की बहाली की, कोई परीक्षा नहीं लिया, अंक के आधार पर जो शिक्षकों की बहाली हुई, जिसमें जो अंक के आधार पर हुई, अंक कैसे मिलता है हम लोग सभी जानते हैं। अंक तो कमज़ोर विद्यार्थी को भी ज़्यादा नंबर आता है। ऐसे शिक्षक बन गए, विद्यालय का जो पठन पाठन रहा वो बहुत ही नीचे गिरा, शिक्षा का स्तर गिरा। इसके रीजन में मैं मानता हूँ कि शासन व्यवस्था इसके रीजन में ठीक हुआ है। मैं पूरी तरीके से ये तो नहीं कह सकता कि 17 साल का कार्यकाल जो रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। रहा कुछ मायने में रहा है, लेकिन बहुत मायने में। इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो बिहार में फैक्ट्रियाँ लगाई जाएगी, कोई भी मजदूर दिल्ली नहीं जाएगा, पंजाब नहीं जाएगा, मुंबई नहीं जाएगा, सभी को रोजगार मिलेगा और सभी को नौकरियां दी जाएगी। मैं बता रहा हूं 2005 से लेकर एक फैक्ट्रियां अगर गिना दे नीतीश कुमार कि बिहार में लगाया है तो मैं उनका गुलाम बनने के लिए तैयार हूं। मैं समर्थन करूंगा, ऐसे दल को मैं समर्थन करूंगा
फैक्ट्रियाँ के तर्ज पर इन्होंने कहा फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। बनमनखी का चीनी मिल को बंद कर दिया गया। बैजनाथपुर में पेपर मिल के उद्घाटन के बारे में उन्होंने बोला था, जो उद्घाटन हो चुका था उसे बंद कर दिया गया। पचगछिया में चीनी मिल जो स्टेशन से पूरब जो है 2 करोड़ रुपया भी आवंटन कर दिया गया था। कई सारे भवने भी बन गए थे, उन्हें भी बंद कर दिया गया। मुजफ्फरपुर का चीनी मिल जो है वो भी बंद कर दिया गया। मैं मानता हूँ कि नौकरियाँ सभी को नहीं दी जा सकती है, संभव नहीं है, मे बी नॉट पॉसिबल। हाँ, ये तो पॉसिबल है कि रोजगार तो आप दे सकते हो, लेकिन रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार कैसे मिलेगा? जब आप फैक्ट्रियाँ लगाओगे तब हमारे देश के जो बेरोजगार युवा हैं वो उसमें काम करेंगे और उन्हें पैसे मिलेंगे, जिससे हमारा राज्य तरक्की करेगा, हमारा देश तरक्की करेगा। तो रोजगार तो आप दे ही नहीं रहे हो, खाली शिक्षकों की बहाली करते हो। शिक्षकों की बहाली मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई गार्जियन ये पर अपने हृदय से बोले क्या उनका बेटा जो है किसी सरकारी स्कूल में पढ़कर डीएम बना है, क्या कलेक्टर बना है, डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है? नहीं, प्राइवेट संस्था में ही जो है पढ़कर उसका बेटा डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, चाहे रेलवे में जाके नौकरी की, किसी सरकारी संस्था से पढ़कर नहीं। जो है एक भी लड़का जो अच्छा नहीं किया है। क्या नीतीश कुमार, मैं पूछता हूँ, नीतीश कुमार का पुत्र जो इंजीनियर बना हुआ वो किसी सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे? निश्चित नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ कहाँ पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन मैं जानता हूँ वो भी इंजीनियर हैं और किसी प्राइवेट संस्था से ही बनकर वो बने होंगे। कोई भी व्यक्ति मैं जानता हूँ। क्या आज आप ही बताइए रणधीर जी, क्या एसडीओ का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? नहीं। आप उसके बारे में पता करिए, किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है जहाँ पर उसकी ऊंची फीस होती है, उसके पास पैसा है, इसलिए उसका बेटा इतने बड़े स्कूल में जाकर पढ़ता है और वो बड़े जॉब पर जाता है। हमारे बेटा का क्या हाल होगा? सपोज करिए कि अगर मैं अर्थ के दृष्टिकोण से सक्षम नहीं हूँ तो हमारे बेटे कहाँ जाएंगे सरकारी स्कूल? और सरकारी स्कूल की पढ़ाई का स्तर कौन नहीं जानता है? आज गार्जियन जो है अपने बेटे को सरकारी स्कूल जाने से रोकता है कि नहीं जाओगे, पढ़ाई नहीं होता है। उसे गार्जियन को इतना तक विश्वास नहीं है कि पढ़ाई हो रही है। ये है नीतीश कुमार के 17 साल का कार्यकाल, जो आत्मविश्वास तक नहीं किसी को दिला सके। अगर तीसरी बार बीजेपी रिपीट होती है तो क्या ये लोकसभा की आखिरी चुनाव हो सकती है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस बार बीजेपी आई तो अब अगले बार से चुनाव भी नहीं होगा, क्योंकि इसका जो इसकी जो व्यवस्था है, इन्होंने जो अपना रणनीति बनाया है, इसका सीधा एक ही अर्थ है कि विरोधी को खत्म करो, विरोधी को खत्म करो। विरोधी नहीं रहेगा और नहीं मेरे विरोध में कुछ बोलेगा। आप स्वतः देख रहे हैं, संजय सिंह आप पार्टी के जो नेता हैं, एक अच्छे लीडर थे, उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। केजरीवाल जी के बारे में आप जानबे करते हैं। आज तेजस्वी जी, जब नीतीश जी से तेजस्वी जी अलग होते हैं तो तेजस्वी के बारे में कोई बात नहीं बोलते हैं बीजेपी वाले कि ज़मीन के मामले में इस पर इतना एफआईआर है, इतना रुपये के घोटाले ये किए हुए हैं। आज जैसे नीतीश जी इनसे मिलते हैं कि तेजस्वी पर ईडीआई का छापा, सीबीआई का छापा। क्यों भाई? जब साथ रहते हैं तो सारे का सारा गुनाह तेजस्वी कर दिए, जब अलग हुए तो सारा गुनाह खत्म हो गया। तो ये नीति नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। जो कार्य 17 साल से जो कर रहे हैं नीतीश जी, निश्चित तौर पर ये दोहरी नीति है और ये एकदम जालसाज वाली बात है। जब लालू जी के साथ मिलते हैं तो अचानक लालू जी विद्वान हो जाते हैं। खुद ही कहें, कई सभाएं में जाकर कहा है इनके पिताजी को कैसे फंसाया गया बीजेपी में। मैंने सुना है, कई सारे वीडियो सुना है उनके मुंह से। जब अलग होते हैं तो कहते याद करो 2015 से पहले का समय को याद करो। इसमें तो कई लोग होगा जो 2005 से पहले का शासन नहीं देखा होगा। कितना बड़ा जंगल राज था, देश में कितनी हत्याएं होती थी, कितनी लूट हुआ करते थे। क्यों भाई? आज हत्याएं नहीं हो रही है, आज लूट नहीं हो रही है, आज हो रही है लेकिन चिप साइलेंट हो रही है। हत्याएं हो रही है लेकिन मिल नहीं रहा है हत्या करने वाला। हत्या किया कौन है? मिल नहीं रहा है। आज लूट हो रही है, ऑफिस खोले जा रहे हैं, एसडीओ ऑफिस है, वीडियो ऑफिस है। आप जाइए, ब्लॉक जाइए, आप जिला जाइए, एक भी काम आप बिना पैसे करके दिखा दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि नीतीश जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है और एक अच्छे नेता भी रहे हैं। मुझे अच्छा लगता कि वो एक अच्छे शिक्षाविद रहे हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी रहे हैं जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ। लेकिन वह अपने नॉलेज का जो सही उपयोग होता है उन्होंने नहीं किया है। इसलिए मैं सर, आज कहा जा रहा है कि देश में 85% लोग, 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे पल रहा है और देश विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है। सर, ये विश्व गुरु का टैग कौन देता है? मुझे तो लगता है कि ये विश्व गुरु वाला जो टैग है ना, ये खुद ब खुद बोले रहे हैं। वो खुद ब खुद बीजेपी के जो लोग होते हैं, कुछ लोग किसी भी सभाएं में जाते हैं, वहाँ हर हर मोदी, घर घर मोदी की नारा लगाते हैं। ठीक है, तो बस वही है कि बस विश्व गुरु बन। आप ही बताइए, वह प्रधानमंत्री जो कहता है कि मैं वो खुद को तो नहीं बोल रहा है, उसके पार्टी के सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं विश्व गुरु बन बैठा हूं। बताइए, विश्व गुरु जिस देश का जनता खुश नहीं रहेगा और उस देश का नेता कहेगा कि हम
विश्व गुरु बन गए हैं, तो बताइए कहाँ तक ये तर्कसंगत बातें हैं। सर ये विश्व गुरु होता क्या है? मुझे तो लगता है कि ये इस शब्द की जो है, इस शब्द का जो है ना आविष्कार भी उसी पार्टी के लोग किया है। विश्व गुरु क्या, विश्व गुरु तो कोई पद ही नहीं होता है। विश्व गुरु तो हमारे संविधान में या इंग्लैंड के संविधान में, अमेरिका के संविधान में, इटली के संविधान में कहीं ये विश्व गुरु वाला कोई पद नहीं है। ये बाबा, मैं इन्हें भली भांति जानता हूँ, ये जो है इनकी शिक्षा के बारे में कोई नहीं जानता सो बात नहीं है। इनकी शिक्षा जो है 5वीं क्लास तक है, इन्होंने केवल 5वीं तक की पढ़ाई किया हुआ है। और इतने बड़े 1 अरब 40 करोड़ देश की जनसंख्या वाले लोगों में जितने कई सारे युवा हैं जो पीजी करके बैठे हुए हैं, पीएचडी करके बैठे हुए हैं, उन पर ये शासन कर रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आश्चर्य लगता है मुझे। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, हमारे देश में कोरोना आया, कोरोना से ढेर सारे लोग मरे, कई गरीब गुरबे लोग मरे, जिसे हृदय का शिकायत था, हृदय रोग के जो जिन्हें था, जिन्हें किडनी की समस्याएं थी, जिन्हें लंग्स में कोई प्रॉब्लम था, जो किसी न किसी डिजीज से ग्रसित था, ऐसे लोग काफ़ी मारे गए, उन्हें वो बचा पाया। आप ही बताइए कितने सारे लोग मारे गए हमारे हिंदुस्तान में। वो क्या कहते हैं कि मैंने अपने देश के लोगों को मरने से बचाया, काफ़ी लोगों को मैंने जीवन दान दी। आपको याद है कि जिस समय में लॉकडाउन लगा हुआ था, हमारे मजदूर पंजाब में फंसे हुए थे, दिल्ली में फंसे हुए थे, मुंबई में फंसे हुए थे, और उसे खाने के लिए नहीं दिया जा रहा था। क्या हमारे देश को तो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, हमारे यहाँ तो कृषि इतना धन और अनाज का, गेहूं का इतना उत्पादन होता है कि हमारे देश में लोग कितना भी खाएगा नहीं सटेगा। लेकिन हमारे मजदूर पैदल चलकर बम्बई से, दिल्ली से, पंजाब से, पटियाला से, देश के कोने कोने से, हम लोग बिहार के रहने वाले लोग हैं, और हम लोग तप कर पले हैं इस धरती पर, संघर्ष करना जानते हैं, कठिनाइयों से लड़ना जानते हैं, और हमेशा जूझे हैं। पैदल आकर हमारे बिहार के युवा और बिहार के मजदूर भाई, देश के गरीब गुरबा दिखाया कि हमारे अंदर कितना शक्ति है, और हम कितने, हमारे बिहार राज्य के लोग किसी भी राज्य में जाते हैं तो बैठ कर नहीं खाते हैं, सर मेहनत और पसीना से कमाते हैं और खाते हैं। ये गुजरात से आए हुए नरेंद्र मोदी जी हैं। गुजरात में हमारे मजदूर भाई को मारा जा रहा था, इसके मुंह से बाप नहीं निकल पा रहा था, जो क्यों बिहारियों के साथ ऐसा हो रहा है। असम में बिहारियों के साथ मारपीट हो रही थी, वहां जाकर इसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलता था कि क्यों बिहारियों के साथ मारपीट हो रहा है। हमारे मजदूर खून पसीने से कमा कर अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं। और उन्होंने तो कहा था, मुझे याद आ रही है नीतीश जी की एक और 2005 में घोषणा आई थी कि अगर हम सरकार में आए तो बिहारियों को बिहारी कहलाना अपमान की बात नहीं होगी, गर्व की बात होगी। क्या मैं बात कर रहा हूँ, 2005 से लेकर अभी तक इतने बिहारियों मजदूर को मारा गया। तमिलनाडु में कई सारी जो है वहाँ लड़ाइयाँ हुई, बिहारियों को मारा गया। कहाँ थे नीतीश कुमार जी? क्यों हमारे बिहारी मजदूर, हमारे बिहारी भाई युवा क्यों अपमानित हो रहा है दूसरे राज्यों में? कहाँ वो टैग लगाया, वो कहाँ वो दम दिखाया, कहाँ वो जो है वो पद दिया जिसे हमें कहीं जो है अपमानित ना होना पड़े? ये भी 2005 के मैनिफेस्टो में था नीतीश कुमार जी का। हम तो कल भी अपमानित हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नारी शक्ति का बात कर रहा है, और परजल रवन्ना उनके लिए कर्नाटका में वोट मांग रहा है, जिनका 4000 से ज़्यादा एमएमएस लीक हुआ है। इन पे आपका क्या राय है? देखिए, बीजेपी में तो ऐसे कई सारे लीडर हैं जिनका एमएमएस जो बराबर कुछ ना कुछ दिनों पर लीक होते ही रहता है। दरअसल सबसे बड़ी ये बात है कि बीजेपी में सारे के सारे करप्टेड लीडर हैं। सबका रिश्ता नाता कहा जा सकता, मैं तो अपने शब्दों में कहूँ तो पुनर्जन्मों से ही उसका रिश्ता नाता जो रहा है। क्योंकि जिस पार्टी का मैनिफेस्टो सही ना हो और जिसका उद्देश्य सही न हो, हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सभी भाई भाई, हम आपसी भाईचारे से हमारा देश चलेगा। हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, सिख से लड़ेंगे, ईसाई से लड़ेंगे, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। मुझे याद है टॉलस्टॉय ने कहा था कि जिस देश को बर्बाद करना हो उस देश में जाकर धर्म की राजनीति करना शुरू कर दो, वह देश खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। तो नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं? इसको कुछ आता है? केवल बस धर्म वाली बात छोड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम वाली बात करके अलग करेंगे, जात पात में भेदभाव करेंगे, हमारे देश की भाईचारा को खत्म करेंगे। और हमारा देश अगर आपस में लड़ेगा तो हमारा देश कभी तरक्की के मार्ग पर नहीं जाएगा। मुझे बड़ी दुख होता है, कोरोना के टाइम में क्या किए थे, भारत का जीडीपी पहली बार -31 में गया। आजाद भारत से लेकर अभी तक, अभी तो हालांकि जीडीपी दर में सुधार आया है, आज तक कभी -31 नहीं गया था। और ये इतने लंबे चौड़े वादे करने वाले लोग, विश्वगुरु खुद को कहलाने वाले लोग, जिसका जीडीपी -31 पर गया था, ये इतने बड़े जो है शिक्षाविद हैं,
जिन्होंने अपने कार्यकाल में ये सब करके दिखाया। मैं विश्वगुरु से सहमत नहीं हूं, ये कोई पद ही नहीं है, ये एक बनी बनाई हुई पद है। कोरोना के टाइम में देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि कोरोना, जिन भी व्यक्ति को कोरोना की बीमारी से ठीक हुआ होगा तो वैक्सीन के सहारे ठीक हुआ होगा। इन्होंने उस टाइम में कहा करते थे, भाइयों और बहनों, मित्रों, आप सभी लोग जाओगे रात के 9 बजे, रात अपने कमरे में बंद हो जाओगे। 9 बज के शायद 9 मिनट या 10 मिनट की बात किए हुए थे वो, और कमरे में बल्ब का लाइन काटोगे और मोबाइल के फ्लैश लाइट से कोरोना को खोजोगे। अब समझ में नहीं आता है कि कोरोना जो है वह एक वायरस है और हम लोग उसको अपने खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी नेकेड आई इन वायरस। हम लोग वायरस को खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। तो भाई कमरे में जाकर लाइट बंद कर दें और मोबाइल के फ्लैश से कोरोना को हम कैसे खोज लेंगे? जब अगर मोबाइल के लाइट से कोरोना को अगर हम खोज ही लेंगे तो भाई ये वैक्सीन बनाने की क्या जरूरत थी? ये दवाइयां बनाने की क्या जरूरत थी? और इतना ही नहीं, देश के पूरे युवा को, पूरे देश के युवा को जाके थाली पिटवाया। आश्चर्य लगा कि थाली क्यों पिटवाया? भाई थाली पिटने से अगर ये कोरोना भाग जाता तो वैक्सीन क्यों बनवाए आप? मुझे तो कभी कभी असमंजस में मैं पड़ जाता हूँ कि ये मोदी जी क्या कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि शायद ये इस जन्म में पता नहीं हो या ना हो, अगले जन्म में पक्का ये बहुत बड़ा ओझा होंगे, बड़ी बड़े तांत्रिक होंगे ये। इसीलिए अपने तंत्र मंत्र की विद्या से ये जो है कोरोना को भगा रहे थे। बड़ी दुख होता है, अमेरिका क्यों नहीं ले गए ऐसे बड़े तांत्रिक को, ले जाते वहाँ पे। क्यों वैक्सीन बनाया गया, क्यों टीका लगवाया गया जिससे कोरोना गया? मुझे खुशी मिलती है। और एक बात तो और जान लीजिए, मुझे जो लगता है, ये मेरा अपना विचार है, मोदी जी के रीजन में हमारा जो रिलेशन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन जो रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। जैसे चाइना से हमारा रिलेशन हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन मोदी जी जब आए तो चाइना से हमारा रिलेशन बिगड़ा। अमेरिका से थोड़ा सुधरा, रूस तो हमारा पुराना मित्र है ही। और हम लोग जानते हैं कि चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस जो छोड़ा गया था, और वो वायरस चाइना जो है 10 साल पहले से बनाकर रखा हुआ था। जैसे ही हमारे और चाइना का रिलेशन अमेरिका से भी खराब हुआ, रूस से भी खराब हुआ, तो चाइना का दुश्मन भारत भी बना, अमेरिका भी बना, रूस भी बना। चाइना को लगा कि यही एक अच्छा मौका है कि कोरोना वायरस छोड़ो, और चाइना ने वुहान शहर से जो है निकला वायरस, वो रुक गया। और वह वायरस का पूरा विश्व जो है वायरस से कितना परेशान हुआ, कितने लोग मारे गए विश्व में, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन अगर सही होते, चाइना से संबंध होता, तो वो वायरस नहीं निकलता, चाइना नहीं निकलता। तो एक तरह से कहा जा सकता है तो उसके लिए नरेंद्र मोदी ही जिम्मेवार है। उन्होंने ही ऐसा किया है। उनके कारण, उनके बुद्धि विवेक में खोट के कारण जो है हमारे देश में ऐसी समस्याएं पैदा हुई है। उनके लिए मैं उन्हें ही जिम्मेवार मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का संवाद था ये। थैंक यू सर, शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर जी। मैं आशा करता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले तो आप आइए। मैं देश की समस्याओं पर मैं बात करता हूँ। मैं फेसबुक के माध्यम से भी मैं अपने विचार को आदान प्रदान करते रहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि चूंकि पत्रकार जो होता है वो देश का तीसरी आंख होता है, लोकतंत्र का कहा जाए तो एक सबसे प्रमुख व्यक्ति के रूप में होता है, जो देश की कमियों को उजागर करता है। राहुल या मोदी सर, कौन आ रहा है 24 में? कांग्रेस की राज आएगी। कांग्रेस की आएगी बिल्कुल आएगी सर। जनता जो दुनिया का खेला देख रहा है वो तो आएगा, बिल्कुल आएगा। सर आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? सर मोदी का सरकार आएगी। मोदी पे पूरा जनता ध्यान दिया है मोदी पर। क्या ध्यान दिया है? बहुत तरक्की कर रही है मोदी, अभी नीतीश भी तरक्की कर रही बहुत। मोदी तरक्की कर रही है या देश तरक्की कर रही है? अभी देश तरक्की कर रही, जनता तरक्की कर रही। क्या तरक्की क्या है वो? ये बहुत उम्मीद है, रोड है, सब चीज देता है, घर बहुत देता। 2-4 काम आपके लिए सर हो गया है सर, सब मोदी कर दिया। क्या हुआ है? घर दिया हुआ है, सड़क भी है, बिजली भी है, सब विभाग है। ये तो पहले भी, घर तो पहले से ही है। अभी मोदी दे रहा है जो भी होगा, और जीतेगा भी मोदी सर। चलिए बहुत बहुत आपका क्या रहा है भैया, कौन आ रहा है 24 में? 24 में मेरे ख्याल तो है तेजस्वी जी आ रहे हैं केंद्र में। केंद्र में। तो मेरे हिसाब से मोदी नहीं, राहुल आना जरूरी है, जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि वो जो है हम लोग के लिए, देश के लिए बहुत विकास किए हैं और करते रहेंगे, पूरा उम्मीद है हम लोग को। चलिए बहुत बहुत। क्या लग रहा है कौन आ रहा है इसमें 24 में, राहुल या मोदी? राहुल आएगा। राहुल आएगा। आपका क्या है? नो, नॉट इंग्लिश। और कौन आ रहा है 24 में, कौन आ रहा है, राहुल या मोदी? एक नाम बताना बस। राहुल आएगा। चलिए बहुत बहुत